अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का फ्रिक्शन। थोड़ा सा बस बता दूं, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें हमने फ्रिक्शन पढ़ना है। फ्रिक्शन कैसे एनर्जी को लॉस करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक काइनेटिक क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। तो आपको पता चल ही गया होगा कितना कुछ हमने करना है इस लेक्चर में, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। बच्चे आप ये सरफेस है, आप कोई बॉल है, इसको आप रोल करते हो। आपको पता है कि ये थोड़ी देर जाएगा और थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि ये चलता रहता, लेकिन बच्चे याद रखना, जब भी आप किसी चीज को रोल करते हो तो उसके आप जो फोर्स अप्लाइड करते हो उसको बोलते हैं एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स। लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो आपकी मोशन को अपोज करती है। बात समझ आ रही? और ये जो अपोज करती है बच्चे, इसका नाम है फ्रिक्शन। ओके। और ये आहिस्ता आहिस्ता पोज करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। जब बॉल यहाँ तक तकरीबन पहुंचता है तो ये जीत जाती है और अप्लाइड फ्रिक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और ये यहाँ पे रुक जाती है। तो फ्रिक्शन क्या करती है? अपोज करती है मोशन को, अपोज द मोशन। मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो हमेशा पेयर्स में लगती है, पेयर्स में। तो एक तरफ लग रही है अप्लाइड और उसको अपोज कर रही है कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। अब बेटे आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, तो मैं इसको यूं डिफाइन करता हूं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या है? अपोज करना। ओके। रेजिस्ट द स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ वन सॉलिड ओवर एनदर। यानी ये अपोज करती है, रेजिस्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। और मैंने बताया था ये फोर्स कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। ये हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, तो ये याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पे कि फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। तो जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो ये उनकी एक दूसरे की मोशन को अपोज करती है। अगला टॉपिक जो है बच्चे वो है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी लॉस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब आपको पता है बेटे, मैंने अभी जो एग्जांपल दी है, सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं, ये दोनों अप्लाइड और फ्रिक्शन एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये फ्रिक्शन होती है। और आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से बच्चे पैदा होती है हीट, और आपको पता है वो हीट सारी की सारी लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट होने का मतलब है हमारी जो एनर्जी है बच्चे, वो एनर्जी भी क्या कर जाती है? लॉस्ट कर जाती है, जाया हो जाती है। यही चीज यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि आप अपने हाथ को रब करें, दो हाथों को रब करें, उससे आपको पता है बच्चे, आप फील करते हो, सर्दियों में हम करते भी हैं, हीट पैदा होती है। वो हीट किधर जाती है? वो एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और हीट कैसे पैदा हुई? फ्रिक्शन की वजह से। एक हाथ जब दूसरे हाथ के ऊपर रब करता है तो ये ऑपोजिट फोर्स पैदा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके। तो एग्जांपल उन्होंने दिए हैं। पहले उन्होंने दिए रबिंग ऑफ हैंड, इससे भी टायर। आपको पता है बेटे, रोड के ऊपर आप जाएं, टायर जब चलता है रोड के ऊपर तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन पैदा होती है और टायर थोड़ी देर बाद हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो बच्चे उसके पीछे भी कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाँ बच्चे, आप लोगों ने ये बड़ा खूबसूरत नजारा होता है, रात के वक्त आसमान के ऊपर आप बैठे हो, देख रहे हो आसमान पे, तो आपको एक टूटा हुआ तारा सा नजर आता है। वो एक टेल सी बनते है और फिर गायब हो जाता है। तो बच्चे वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो असल में एस्ट्रॉइड्स होते हैं। और बेटे एस्ट्रॉइड्स जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, तो वहां पे और पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये वो। तो उनसे उसमें पैदा होती है ऑपोजिट फोर्स, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से वो इतनी हीट पैदा होती है कि वो जलना शुरू कर देते हैं, इग्नाइट हो जाते हैं, और जल के फिर वो बच्चे राख में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। वो एशिज में कन्वर्ट हो जाते हैं, राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और जमीन तक नहीं पहुंच पाते। ओके। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जल के राख हो जाते हैं बच्चे, वो भी किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। आप लोग चांद के ऊपर बेटे आपको गड़े नजर आते होंगे, अगर आप चांद की डायग्राम देखें ना तो उसमें आपको गड़े नजर आते हैं, बड़े बड़े। वो गड़े इस वजह से आते हैं कि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं, वहां पे जो भी एस्ट्रॉइड आता है टकराता है और वो गड़ा बन जाता है। बात समझ आ रही? अगर वहां पे एटमॉस्फेयर होता तो वहां पे ये गड़े ना बनते। तो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है। अब आपको, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे ये फ्रिक्शन एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। तो इसके फायदे भी हैं बच्चे, सिर्फ नुकसान नहीं है। ओके।
नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। ओके, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, दो सॉलिड सरफेस के दरमियान बच्चे जो फ्रिक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। इसकी दो टाइप्स हैं, एक काइनेटिक और एक है स्टैटिक। स्टार्ट करते हैं पहले स्टैटिक से। बहुत स्टैटिक का मतलब है वो फ्रिक्शन की फोर्स वो तब तक लगती है जब बॉडी स्टैटिक हो। व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक, बॉडी कहां पे हो बच्चों, रेस्ट पे हो। तो रेस्ट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो क्या है, स्टैटिक है। मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये साइड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही, बड़ी कमाल की डायग्राम, इसको मैं समझाता हूं कुछ यूं। लो जी बच्चे, ये हमारे पास है, समझाता हूं, 5 kg का हमारे पास एक ब्लॉक है। ओके, 5 kg का, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है इससे, और यहाँ पे हमने वेट डालने हैं। इसके अंदर अपनी मर्जी के वेट डालते हैं। पहले मैं डालता हूं 1 kg, मैंने यहाँ पे 1 kg डाला। अब आपको बेटे पता है कि ये 5 kg है, ये 1 kg, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, ये यहीं पे रहेगी। ओके, तो अब जो फोर्स इसको यहां पे रखे हुए हैं बच्चे रेस्ट पे, उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 kg डालता हूं 1 के बजाय, तो आपको पता फिर भी नहीं आएगा। तो फिर भी इसको जो रेस्ट पे रखी हुई है वो कौन सी फोर्स है बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, और मैं इसको 3 4 और मैं बच्चे अब इसको कर देता हूं 6। ओके, तो बच्चे जब ये 6 kg होगा तो अब ये मूव करना शुरू कर देगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाए। अब एक और फ्रिक्शन मोशन के दौरान जो आती है बच्चे, उसको बोलते हैं क्या बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी ये फ्रिक्शन की फोर्स तब एक्टिवेट होती है, तब एक्टिवेट होती है जब बॉडी मूव कर रही हो। क्या कर रही हो, मूव। और बेटे पहले हमने देखा, पहले रेस्ट पे थी, जब मैस कितना था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी। ओके, और अब बच्चे कौन सी लग रही है, जब ये मूव करेगा, यानी हम 6 kg डालें, 7 8 9 बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह बच्चे हमारे पास जो ये मूव करेगा, और मूव करने की वजह से अब देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब बॉडी बच्चे मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है बच्चे, उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता है तो जो फोर्स इसको रेस्ट में रखती है वो है स्टैटिक, और जब ये मूव करता है तो इसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो क्या है, काइनेटिक। उसके अलावा बच्चे काफी सारी फोर्सेस बनी है, तो आपको पता है, आप जानते हो बच्चे, जो नीचे फोर्स लगती है वो वेट है। ओके, और वेट का जो रिएक्शन है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हमने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है कि ये फोर्स हमेशा, ये फोर्सेस हमेशा किसमें होती है, पेयर्स में होती है। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास, और जो इसको मूव करवा रही फोर्स वो है टेंशन, और जो इसकी ऑपोजिट लग रही है, अगर रेस्ट पे है तो वो है स्टैटिक, और अगर मूव करी है तो वो कौन सी है, काइनेटिक। उन्होंने नीचे एक एग्जांपल दी है, नीचे सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग टू अ वर्टिकल सरफेस, यानी दीवार है ऐसे वर्टिकल, उसके साथ भी मेंढक चिमट जाते हैं, लीफ पे चिमट जाते हैं, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द सरफेस। तो सरफेस और छिपकली आप लोगों ने देखा होगा छत के साथ ऊपर, छत के ऊपर लगी होती है, और वो भी किस वजह से होती है बच्चे, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इनको बहुत फायदा देता है। नीचे उन्होंने कहा है, डू यू नो when a shuttle re-enter the atmosphere, the friction caused by the atmosphere raises the surface temperature to shuttle over 950 सेल्सियस। यानी वो शटल जो आते हैं नीचे स्पेस से, उसको नीचे लाया जाता है, उसका टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से कितना बढ़ जाता है, 950 सेल्सियस। यानी क्या पैदा हो रही होती है बच्चे, हीट। यही मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं इसको एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखना बेटे, कोई ऑब्जेक्ट आप चले जाते हैं आईफल टावर या कोई भी काफी बड़ी बिल्डिंग है, वहां से आप नीचे गिराते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट अब नीचे आ रहा है, आपको पता है इसको नीचे लेके आ रहा है, इसका वेट W इज इक्वल टू mg, और आपको पता है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, जिसका नाम है ड्रैग फोर्स। कौन सी फोर्स है, ड्रैग। अच्छा बेटे, आप अगर सोचे खुद, तो जैसे कोई चीज आप ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिराते हो, ऊपर से आप नीचे गिराते हो, तो क्या होता है, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है, तो आप सारे बच्चे कहोगे उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज। ओके, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बच्चे, याद रखना, तो उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है
वो भी इंक्रीज करती है। ओके, अब ये कैसे करती है मैं छोटी सी डायग्राम से आपको समझाता हूं। होता बच्चे क्या है, लो जी बच्चे, ये एक डायग्राम है। जब आपने शुरू में छोड़ा तो उसका वेट ज्यादा होता है और उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स कम होती है। फिर थोड़ी देर बाद वेट तो उतना ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बच्चे वेलोसिटी बढ़ती है, ड्रैग फोर्स और बढ़ जाती है। आई होप आपको बच्चे ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद और एक टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है बच्चे, और ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। और लास्ट पे बच्चे ये सीन बनता है कि जो वेट होता है और जो ड्रैग फोर्स होती है, ये दोनों क्या हो जाती है, इक्वल। बच्चे जब ये फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाती हैं, एफ डी और वेट इक्वल हो जाते हैं, तब उसकी वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ती, उसकी वेलोसिटी बच्चे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट के साथ ये मैक्सिमम हो जाती है, यानी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती बच्चे। इस कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी को बच्चे हम नाम देते हैं किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ओके बच्चों, याद रखना ये कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एमसीक्यूज है, तो बच्चे याद रखना जब टर्मिनल होती है तो वो कांस्टेंट होती है, जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बच्चे याद रखना, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो इन्होंने दी है। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रैग फोर्स becomes equal to weight is called terminal velocity। इसकी एग्जांपल बच्ची आपको नजर आ रही है, पैरा ट्रूपर। ये उन्होंने कहा है कि जो हड्डियों के दरमियान होता है वो लिक्विड मौजूद होता है, ये लिक्विड भी फ्रिक्शन को लेस कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखना बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ तो बच्चे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाम से ही रोल है। When ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सर्फेस, ये ऑब्जेक्ट, ये सर्फेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो आपको रोल करने वाली चीजों में हमारे माइंड में क्या आता है, टायर। ओके, द फ्रिक्शन, यानी बॉडी रोल करे तो जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर सर्फेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द व्हील, टायर, व्हील के साथ इसका कंसेप्ट है। अब आप लोगों ने बच्चे पढ़ा कि पीछे हमने स्लाइडिंग पढ़ा, जब बॉडी स्लाइड करती है, ये रोल कर रही है, तो एक सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग। तो बच्चे मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूं बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है सेम मैस, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं किस सरफेस के ऊपर, यही चीज है, इतना ही मैस है, फॉर एग्जांपल ये 2 kg है, 2 kg का, अब मैं एक और चीज ले लेता हूं, व्हील, इसका मैस भी कितना है, 2 kg। अब आप बताओ, आपसे मैं पूछता हूं कि किसको मूव करवाना आसान है, ऑब्जेक्ट ए को या ऑब्जेक्ट बी को। आपको पता है बच्चे के ए के ऊपर भी फोर्स लग रही है, बी के ऊपर भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए की तरफ अप्लाइड है, इधर अप्लाइड है, और ऑपोजिट लग रही है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, यहां पे भी फ्रिक्शन लग रही है। ओके, इधर अप्लाइड है। ओके बच्चों, तो मैं आपसे पूछता हूं किस में जो ऑपोजिट फ्रिक्शन है ये किस में लेस है, इसमें लेस है या बी में लेस है। तो बच्चे ये देखने के लिए हम नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट देखते हैं, जमीन के साथ जो रोल कर रही है चीज, इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बच्चों, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो लेस है, वो लेस होगा बच्चे। तो याद रखना ये लेस होगा तो फ्रिक्शन भी लेस होगी, फ्रिक्शन भी क्या होगी, लेस। लेकिन यहां में देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट ए में ज्यादा है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बच्चे जब इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगी। याद रखना बेटा, फ्रिक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उसको मूव करवाना मुश्किल होगा। तो बच्चे यही वजह है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो लेस होती है स्लाइडिंग से, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो आपको पता है कि किसको ज्यादा आसानी के साथ इजीली बच्चे हम मूव करवाते हैं, वो किसको, बी को, क्योंकि वजह क्या बतानी है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखा बच्चों, ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट था। नीचे बच्चे हमारे पास कुछ डायग्राम में चीजें दी हुई हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नॉट, वही कॉन्टैक्ट पॉइंट वाला आप लोगों ने एक्सप्लेन करना थोड़ा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। होवरक्राफ्ट जो होते हैं ना, ये ऐसे शिप होते हैं जो पानी के ऊपर भी मूव करते हैं, जमीन के ऊपर भी मूव करते हैं। तो पानी के ऊपर मूव करना तो बनता है, लेकिन ये जमीन के ऊपर कैसे मूव करते हैं, तो बच्चे याद रखना ये एयर इजेक्ट करते हैं।
ये जो इसकी फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है शिप, है ना, यहाँ नीचे से एयर रिमूव करते हैं। ओके, तो एयर इस तरह होती है कि वो जमीन से हवा में उड़ते हैं, यानी वो जमीन के साथ इतने टच नहीं होते, हवा में ही आगे जाते। एयर इस तरह मूव करती है, ये बैकवर्ड मूव करती है, फ्रंट से बैकवर्ड की तरफ जाती है और ये हवा के अंदर ही मूव करना शुरू करती है, यानी हवा एक रिपल्शन का काम करती है। ओके, और ये आसानी के साथ सरफेस के ऊपर भी और वाटर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका है बच्चे स्मूथ सरफेस। आपको नजर आ रही बच्चे डायग्राम में, एक है स्मूथ सरफेस और एक है रफ। तो इसकी फ्रिक्शन जो रफ है इसकी फ्रिक्शन ग्रेटर है। ओके, और बच्चे जो स्मूथ है उसकी फ्रिक्शन क्या है? लेस। तो हम लेस सरफेस की फ्रिक्शन कम होती है और स्मूथ सॉरी रफ की ज्यादा होती है। ओके, तो स्मूथ सरफेस को अगर हम कर देंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ऑयल और ग्रीस, बेटे जितने भी लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड, इनकी फ्रिक्शन की फोर्स लेस होती है। ओके, तो इसीलिए बच्चे लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम करें। ये जो हम चैन होती है साइकिल की या इस तरह की चीजें मशीनें हैं उनको हम ये लगाते हैं। नेक्स्ट बच्चे बॉल बेरिंग, ये टायर के अंदर लगे होते हैं, आपको पता है, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इनके लगने से ये अगर नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन कम नहीं होगी, टायर को मूव करवाना मुश्किल होगा। यही वो चीजें हैं जो टायर को आसानी के साथ रोटेट करवाते हैं। और नेक्स्ट बच्चे स्ट्रीमलाइन शेप। आगे से आप देखो बेटे, हमारे पास एक बड़ा ट्रक है, ओके, ये जा रहा है, और एक हमारे पास गाड़ी है, ये वाली बड़ी कमाल की मैंने बना दी है, ये गाड़ी है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कौन ज्यादा तेज भागेगी? तो जाहिर है इसका आगे वाली जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन, हवा ऐसे ऊपर से गुजर जाएगी, इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ओके, और इसमें हवा टकराएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लेकिन स्ट्रीमलाइन की वजह से इसकी स्पीड क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो स्पीड स्ट्रीमलाइन शेप है, जैसे मछलियों की शेप होती है आगे से ऐसे, आप लोग अगर बुलेट ट्रेन देखे बच्चे तो बुलेट ट्रेन की शेप कुछ ऐसी होती है। तो बुलेट ट्रेन क्या करती है? वो आगे से ऐसे हवा गुजर जाती है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और बुलेट ट्रेन कितनी जाती है? 500 किलोमीटर पर आवर। और हमारे जो पाकिस्तान में नॉर्मल चलती है उनकी स्पीड बच्चे कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने तो सफर किया, 100 से ऊपर नहीं गई कभी। तो ये बटे आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास है फर्क स्ट्रीमलाइन शेप का। तो ये चार है बच्चों जो मेथड है जिनसे हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं? कम। तो बच्चे आई होप आपको ये टॉपिक जो मैंने सारे फ्रिक्शन के बताए हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।